हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुहागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर जो यूनिट है, पहला वाला यूनिट है हमारा, वो है जनन, रिप्रोडक्शन। इस जनन में हमारे 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, जीवों में जनन है। दूसरा वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मनुष्य में जनन है। और चौथा चैप्टर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ लिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा भी चैप्टर पढ़ लिया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दोनों चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि पौधों में जो पुष्प होते हैं उनमें किस प्रकार से जनन होता है। अब पौधों के बाद जो जनन की बात आती है मुख्य रूप से वह आती है मनुष्य में। क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने छोटे जीवों में जन्म देख लिया था किस प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पौधों में जन्म देख लिया किस प्रकार से होता है। अब बचा क्या, मनुष्य। तो मनुष्य में जन्म किस प्रकार से होता है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। तीसरे वाले चैप्टर का पहला भाग है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जनन। मनुष्य में जनन कैसा, तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। मनुष्य में किस प्रकार का प्राणी है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, एक लिंगी प्राणी है। तो यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब क्या है कि एक ही सेक्स, मानी कि एक जीव में एक ही सेक्स होता है। मादा है तो उसमें क्या है कि फीमेल सेक्स आर्गन होंगे, और अगर पुरुष है तो उसमें मेल सेक्स आर्गन होंगे। यानी पुरुष सेक्स आर्गन अलग, ठीक है, नर जनन तंत्र अलग और मादा जनन तंत्र मादा में अलग। ठीक है, तो दोनों जीव अलग, दोनों सेक्सेज अलग, इसलिए इसे हम लोग कहते क्या है कि ये ह्यूमन जो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ जो है यह सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य में क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है ह्यूमन, यानी कि लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है। लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करने का मतलब, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करने का मतलब कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कुछ अलग होता है और फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कुछ अलग होता है। तो हम लोग अगर सबसे पहले देखेंगे कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, यानी कि नर का द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नर का द्वितीयक लैंगिक लक्षण। हमने क्या कहा कि मनुष्य में जन्म कैसे होता है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है, एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेक्सेस। ठीक है, यानी कि एक मनुष्य जो एक मनुष्य में का पुरुष जन्म तंत्र अलग और एक में मादा जन्म तंत्र अलग, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे और अलग अलग क्या होंगे, सेक्सेज होंगे। इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, यह भी हमने बताया। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो लैंगिक द्विरूपता का मतलब कि उनके कद काठी बनावट में भी अंतर होता है, लैंगिक संरचना में भी अंतर होती है। तो क्या अंतर होता है देख लेते हैं। तो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यही हम देख रहे हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल, मेल का यानी कि पुरुष का द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लिख लीजिएगा, पुरुष का द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं आप जानते होंगे, नोट करते जाइएगा, हम बोल रहे हैं। पहला वाला क्या है कि पुरुष जो है, पुरुष की हड्डियां कैसी होती है, चौड़ी होती हैं, पुरुष की हड्डियां चौड़ी होती हैं। दूसरा क्या है, पुरुष का जो कंधा होता है यह भी क्या होता है, चौड़ा होता है। पुरुष के शरीर पर क्या है, कड़े बाल होते हैं, पुरुष के शरीर पर कड़े बाल होते हैं। पुरुष के सीने पर बाल अधिक होते हैं और कड़े होते हैं। ठीक है, पुरुष की आवाज जो होती है वह मोटी होती है, आवाज कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, पुरुष काफी उत्साही एवं क्या होता है, पर काफी उत्साही एवं
जो आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उग्र स्वभाव का होता है, काफी उत्साही एवं उग्र स्वभाव का होता है। अब पुरुष का बाह्य जननांग जो होता है पेनिस होता है, ठीक है। तो पुरुष की हड्डियां चौड़ी होती हैं, कंधे चौड़े होते हैं, शरीर पर कड़े बाल होते हैं, सीने पर अधिक एवं कड़े बाल होते हैं, ठीक। पुरुष उत्साही होता है, उग्र होता है, और इसके क्या है, इसका बाह्य जननांग क्या होता है, पेनिस होता है। बाह्य जननांग क्या होता है, पेनिस होता है, ठीक। वहीं पर अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आप मेल की बात किया जाए, फीमेल की बात किया जाए, तो फीमेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में देखिएगा हड्डियां पुरुष के अपेक्षाकृत पतली होती हैं, कंधे उतने चौड़े नहीं होते हैं, शरीर पर कोमल रोम होते हैं, कड़े नहीं, शरीर पर कोमल रोम होते हैं, ठीक है। हमने पुरुष में कहा था सीने पर क्या है कि कड़े बाल पाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं में क्या होता है, बच्च वाले भाग में सब क्यूटेनियस मसल्स का जमाव हो जाने से क्या हो जाता है, उसका बच्च जो होता है बड़ा हो जाता है। तो सब क्यूटेनियस मसल्स के जमा हो जाने से सीने पर वक्ष वाला भाग जो होता है महिलाओं में वह बड़ा होता है। और इनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। स्वभाव कैसा होता है, शालीन होता है। और इनका जो क्या है कि बाह्य जननांग होता है वह उल्वा होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लिए, पुरुष का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, यानी कि देख करके हम कैसे, जैसे देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि ये पुरुष है या महिला है, ठीक है। जैसे वैसे तो हम पहचान सकते हैं भाई, देख करके पहनावे से, चेहरे से, बाल और बड़े रहने से हम देख के पहचान सकते हैं कि ये पुरुष है, ये महिला है। लेकिन मेन लक्षण क्या होते हैं कि यह पुरुष है और यह महिला है, ये हमने बताने की कोशिश की है कि पुरुष का जो मेन लक्षण होता है वह क्या होता है, महिला का मेन लक्षण क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। शारीरिक जो ऊपर का बनावट है वह हो सकता है हार्मोनल गड़बड़ी के वजह से मेल और फीमेल दोनों का एक हो जाए, लेकिन द्वितीयक लैंगिक लक्षण बदलते नहीं है, जल्दी द्वितीयक लैंगिक लक्षण में बदलाव नहीं होता। ऊपर का जो बनावट है वह बदल सकता है, लेकिन रंग रूप चेहरे का, परंतु द्वितीयक लैंगिक लक्षण में जल्दी बदलाव नहीं होते हैं। गंभीर हार्मोनल समस्या या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन होने से यह कंडीशन आती है। हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले यूनिट में, हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन, तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल देख लिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल देख लिया, हम लोगों ने दोनों चीजों को देख लिया। अब हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ठीक है। पुरुष जनन अंग, हिंदी में हेडिंग डाल लीजिएगा, पुरुष जनन अंग, अंग्रेजी में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या पुरुष का जो जनन अंग है, इसको भी दो भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला प्राइमरी सेक्स आर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स आर्गन। लिख लीजिएगा इसको भी कि ह्यूमन मनुष्य के जनन अंग को दो भागों में विभाजित करके हम पढ़ सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्स आर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स आर्गन। प्राइमरी सेक्स आर्गन का मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन की क्रिया में, यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन की क्रिया में, जो रिप्रोडक्शन का जो पर्पज है, जो मेन उद्देश्य है रिप्रोडक्शन का, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो डायरेक्टली जो जिम्मेदार है, उस अंग के विषय में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कहेंगे। और जब हम उस अंग के विषय में अध्ययन करेंगे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिप्रोडक्शन के, तो हम उस क्रिया को क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उस ऑर्गन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। तो
तो हमने दे देख लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइडेड है कितने भागों में, 2 भागों में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल किसे कहते हैं कि वह अंग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन की क्रिया के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं कि वे अंग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन की क्रिया की पूर्ति के लिए, बल्कि सहायता करते हैं रिप्रोडक्शन की क्रिया की पूर्ति के लिए, तो उन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहां देखते हैं हम लोग, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, और इसे कहते क्या है, गोनैड्स। क्या कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, इसको क्या कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं। जब मेल की बात करेंगे तो गोनैड्स कहेंगे। मेल जो गोनैड्स जो है कॉमन वर्ड है, अगर हम इसको मेल न लिखे हम कहें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या कहें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं हम लोग, गोनैड्स कहते हैं। ठीक है, गोनैड्स क्या होगा, मेल में टेस्टिस होगा और फीमेल में गोनैड्स क्या होगा, ओवरी होगा। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। लेकिन हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसकी, मेल की। तो मेल में जो गोनैड्स क्या है, वह क्या है, टेस्टिस है। आपका गोनैड क्या है, टेस्टिस है। दैट मीन हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज टेस्टिस के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के विषय में पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखेंगे हम लोग कौन कौन से भाग, वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल है आपका, उसके बाद क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोथाइरल ग्लैंड है, एपिडिडाइमिस है, इन सब चीजों के विषय में हम लोग पेनिस है, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे किसके विषय में, टेस्टिस के विषय में देखेंगे, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसका। टेस्टिस यानी कि हिंदी में कहते हैं वृषण। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, ब्रैकेट में टेस्टिस, हिंदी में वृषण। ठीक है, हिंदी में वृषण, हिंदी में लिख लीजिएगा वृषण, और अंग्रेजी में क्या नाम है, टेस्टिस। ठीक, तो वृषण या टेस्टिस क्या है, वृषण या टेस्टिस यही क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, और इसी में पाए जाने वाले इंटरस्टिशियल सेल या लेडीज सेल के द्वारा हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो मेल के हार्मोन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं। ठीक है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। होता कहाँ है कि यह जो टेस्टिस है, यह टेस्टिस दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में एक सैक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, पाउच, जैसे पाउच यानी कि कैप होता है, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहता है। तो टेस्टिस कहाँ है, दोनों पैरों के बीच में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। देख लीजिएगा, ये दोनों पैर अगर कर दिया जाए तो यहाँ एक पैर इधर, एक पैर, दोनों पैरों के बीच में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, बंद रहता है। जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहता है या टेस्टिस, उसे कहते हैं हम लोग स्क्रोटम। क्या कहते हैं हम लोग, स्क्रोटम कहते हैं। जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहता है उसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ये देख लीजिए, ये आपका स्क्रोटम है, टेस्टिस हमारा इसी में बंद रहता है। लेफ्ट वाला जो टेस्टिस है, यानी कि इधर वाला जो टेस्टिस है, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2, और ये दोनों टेस्टिस अलग अलग होते हैं। मेल में दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, अलग हो करने का जो काम करता है वह स्क्रोटम में स्क्रोटल सेप्टम, बहुत पतली सी ऐसी झिल्ली है। आप क्या है अंग में देखिएगा तो वहाँ स्पष्ट नहीं होता है, सिर्फ हमको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, लेकिन बीच में ऐसे कार्ड होता है, ऐसे कार्ड होता है,
यानी कि तंतुनुमा भाग होता है, वो स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। इसी स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं, ये दोनों पाउच अलग अलग होते हैं, एक टेस्टिस इसमें बंद, एक टेस्टिस इसमें बंद। तो ये दोनों दो टेस्टिस पाए जाते हैं मेल में, स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा दोनों अलग अलग होते हैं, स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला टेस्टिस जो होता है थोड़ा सा नीचे हैंग करता है राइट की तुलना में, यानी कि राइट वाला जो होता है वह काफी आगे तक होता है, लेफ्ट वाला अभी ऊपर ही होता है। ठीक, तो लेफ्ट और राइट इसका कोई मेन रूल नहीं है कि लेफ्ट वाला नीचे ही हैंग करे और राइट वाला ऊपर रहे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन होता है मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है कि लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला ऐसे नीचे ऐसे होता है। तो ऐसे क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए कभी पैर अगर आपस में सट रहे हैं तो दोनों अगर बराबर पे रहेंगे तो दोनों लड़ करके क्या होंगे, दोनों टेस्टिस लड़ करके ब्रस्ट हो सकते हैं, दोनों टेस्टिस लड़ करके फूट सकते हैं। तो ये दोनों जब ऊपर नीचे पाए जाएंगे तो अगर मान लीजिए दोनों पैर को आपस में सटाया जाता है तो सटने पर क्या होगा, टेस्टिस क्या होंगे, लड़ करके छटक जाएंगे, इधर किनारे हो जाएगा, स्क्रोटम में ही एक टेस्टिस इधर एक टेस्टिस इधर, यानी किनारे हो जाएंगे, छटक जाएंगे सब, और सामने एकदम सामने सामना रहेंगे तो क्या होगा, दोनों लड़ेंगे तो लड़ के ब्रस्ट हो जाएंगे, और जब थोड़ा किनारे रहेंगे तो ऐसे छटक सकते हैं। इसलिए ये लेफ्ट वाला टेस्टिस थोड़ा सा नीचे हैंग करता है ऊपर वाले राइट वाले टेस्टिस से। ठीक, लेकिन कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि करेगा ही करेगा। बस समझ गए आप लोग। टेस्टिस के ऊपर जो है, टेस्टिस जो है ये टेस्टिस के ऊपर ये लगा होता है आपका इपिडिडाइमिस, यह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्या काम है हम बताएंगे आपको कल इसका। ठीक, इस पे सिर्फ अभी अंग को जान लीजिए कि कौन कौन से अंग हैं, अंगों के बारे में, अंगों के काम कल बताएंगे। इपिडिडाइमिस से लगा होता है और इसी इपिडिडाइमिस से निकला होता है ये आपका वास डिफरेंस। देख लीजिए ये क्या है, वास डिफरेंस से निकला हुआ है यहाँ से। ठीक, तो वास डिफरेंस नामक भाग इपिडिडाइमिस लगा होता है टेस्टिस से। जब टेस्टिस और इपिडाइमिस, खाली अगर इसकी बात करेंगे इतने की, तो ये टेस्टिस है और टेस्टिस से जब इपिडिडाइमिस जुड़ा है, इनको भी जोड़ लेंगे तो इन दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं टेस्टिकिल। देखिए लिखे हैं टेस्टिकिल कहते हैं। ठीक है, इपिडिडाइमिस और टेस्टिस इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, टेस्टिकिल कहते हैं। और यही इपिडाइमिस से एक कार्ड निकला होता है जिस कार्ड को कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में ही ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको अलग से करके दिखा दिया है समझने के लिए आपको। ठीक है, लेकिन ये जो वास डिफरेंस है इसी में आपके लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स दोनों इसी में होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं आपके यही टेस्टिस से निकले हुए हैं ब्लड की सप्लाई के लिए, और ये क्या है, वास डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी टेस्टिस में बनता कैसे क्या बनता है आपका, स्पर्म बनता है, और इसी टेस्टिस में हार्मोन्स भी बनता है। कैसे होती है, कौन सी क्रिया होती है, अभी समझेंगे हम लोग बाद में। ठीक, तो हम लोग ने क्या देखा कि मनुष्य में दो टेस्टिस पाई जाती है, दोनों पैरों के बीच में दो टेस्टिस पाई जाती है। लेफ्ट वाली टेस्टिस थोड़ी सी नीचे हैंग करती है राइट की तुलना में, क्योंकि दोनों क्या है, सटने पर आपस में फूट न जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या है, इसको एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर में बंद होता है जिसे कहते हैं स्क्रोटम। यह स्क्रोटम क्या है कि दो भागों में विभाजित होता है स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा। इसी में एक भाग में एक टेस्टिस, दूसरे भाग में दूसरा टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस से निकला हुआ होता है क्या, इपिडिडाइमिस लगा होता है, और इपिडिडाइमिस जब टेस्टिस से लगा हुआ है तो उसे टेस्टिकल कहते हैं। और इपिडिडाइमिस से क्या होता है, ब्लड वेसल और वास डिफरेंस निकले रहते हैं, और ब्लड वेसल्स और वास डिफरेंस नामक भाग भी निकले हुए होते हैं। ये क्या है, सामने से देखने में जो पार्ट है उसको हमने बता दिया। अब जो है कि जो एकदम आउट व्यू जो है, एकदम सामने से फ्रंटल व्यू, फ्रंट पे फोटो लिया गया है, एकदम जो फ्रंट का फोटो होता है, फ्रंट से इसे सेक्शन काट के दिखाया गया है आपको, फ्रंट से सेक्शन काट के दिखाया गया है सेक्स ऑर्गन का, समझने के लिए मात्र इसको समझ लीजिए कि है क्या। देख लीजिए, आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे आप यूरिनरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप लोगों ने इसे देखा होगा
कि ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। देखिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें क्या भरा रहता है, यूरिन भरा रहता है। इसमें क्या है, यूरिन भरा रहता है। और ये देखिए आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन भरा रहता है। और ये क्या है आपका, यूरेटर है, जिससे क्या है, मूत्रवाहिनी, जिससे मूत्र निकलता है। ठीक है, तो यूरेटर देख रहे हैं कि आपका खुल रहा है टेस्टिस में। यूरेटर भी कहाँ है, ये फंदा बना करके आया है, लेकिन फंदा बना करके कहाँ पर खुला है, ये टेस्टिस में आकर टेस्टिस से गुजर रहा है ना। ये टेस्टिस वाले, सॉरी, ये टेस्टिस वाले भाग में जो वास डिफरेंस है, देखिए वास डिफरेंस और यूरेटर दोनों यहाँ पर हैंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी हैंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी हैंग कर रहे हैं। कैसे करेंगे कल बताएंगे दोनों को, सही है। कल दूसरा फिगर बना करके आपको दिखाएंगे, वहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका यूरेटर है और ये आपका वास डिफरेंस है। ये देख लीजिए दोनों सेमिनल वैस्किल है। दोनों सेमिनल वैस्किल में क्या होता है कि जो स्पर्म बनते हैं यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। ये दोनों सेमिनल वैस्किल है, ये आपका यूरेटर है, मूत्राशय है, और ये मूत्रवाहिनी है आपका यूरेटर, ये सेमिनल वैस्किल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वास डिफरेंस है, यही वास डिफरेंस जो आपको हमने यहाँ दिखाया था, ये वास डिफरेंस है। और ये वास डिफरेंस देखिए यहाँ से लटकता कैसे है। फिर ये देखिए बड़ा सा ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या है, बल्बो यूरेथ्राइनल ग्लैंड है। ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद फिर देख लीजिए इपिडिडाइमिस, टेस्टिस, और ये क्या है, यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है। ये पेनिस का लास्ट वाला भाग है, ग्लांस पेनिस। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पेनिस है आपका। बाह्य जननांग है, ये बाह्य जननांग है, ये बाह्य जननांग है, जिसे क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। पेनिस का ये सबसे आगे वाला भाग है, फूला वाला भाग, जिसे क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस का ये बाहर वाली जो टिश्यू है, इसे इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, जिसकी सहायता से पेनिस क्या होता है, टाइट होता है। ये इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, तो ये आपका सामने से दृश्य है। दोनों दृश्यों को आप लोगों ने देख लिया, फोटो इसको ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप अपने फिगर में इसको बना लीजिएगा। अब इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, फिगर को अपने दिमाग में रखिएगा। आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि किस कौन कैसा काम करता है। ठीक, बस फिगर को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अभी कल इसके सारी चीजों का फंक्शन कल डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए वृषण जो है, कुछ टर्म है, मिटाते हैं इनको, कुछ टर्म है उनको देख लीजिए कि शिशु का जो वृषण है बनता कैसे है। जब जो बच्चा है तो प्रेगनेंसी के, जो बच्चा है तो प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में, प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें, 7th and 8th, 7वें 8वें महीने में प्रेगनेंसी के क्या होता है कि वृषण का निर्माण होता है। 7वें 8वें महीने में क्या होता है, वृषण का निर्माण होता है, वृषण का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में इस वृषण का निर्माण होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है, या तो 8वें से 9वें महीने के बाद, 8वें से 9वें महीने के बाद, या तो सिर्फ जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय वह क्या होता है, वृषण जो होता है वह वृषण पहुंच जाता है किसमें, स्क्रोटल सैक में पहुंच जाता है। निर्माण कहाँ होता है, उदर गुहा में निर्माण होता है। यहाँ पे ये 7वें और 8वें महीने में वृषण का जो निर्माण होता है वो उदर गुहा में होता है। ठीक है, और उदर गुहा से वो पहुंचता है लिंगुअल कैनाल के द्वारा, कहाँ पे, स्क्रोटल सैक में, जब बच्चा जन्म लेता है तब। ठीक है, तो बच्चे के जन्म के समय भी लिख लीजिएगा, 7वें से 8वें महीने में उदर गुहा में, प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें महीने में उदर गुहा में क्या होता है, टेस्टिस का निर्माण होता है। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय यह टेस्टिस उसके उदर गुहा से इलिंगुअल कैनाल के द्वारा होते हुए पहुंच जाता है स्क्रोटल सैक में। ठीक है, स्क्रोटल सैक में पहुंच जाता है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, एक टर्म में आता है आपका क्रिप्ट ऑर्केटिज्म। क्या है, क्रिप्ट ऑर्केटिज्म। क्रिप्ट
आर्किटिज्म है सॉरी, क्रिप्ट आर्किटिज्म एक टर्म आता है। ये क्या है, क्रिप्ट आर्किटिज्म क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देख लीजिए आपका, अभी हम फिगर बनाए थे, ये आपका स्क्रोटल सैक है, और यहां पर मान लीजिए ये आपका टेस्टिस यहां पर बन रहा है एब्डोमेन। कहां पे, एब्डोमेन में बन रहा है। और एब्डोमेन से टेस्टिस कहां पहुंचेगा, एब्डोमेन से टेस्टिस होते हुए धीरे धीरे पहुंचेगा किसमें, स्क्रोटल सैक में पहुंचना है। लेकिन स्क्रोटल सैक में किससे होते हुए, इंग्विनल कैनाल के द्वारा होते हुए पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका, इंग्विनल कैनाल है। ये इंग्विनल कैनाल वाला भाग है, टेस्टिस मान लीजिए इस इंग्विनल कैनाल में होते हुए यहाँ पर आ गया। ठीक, थोड़ा सा और नीचे बनाइए इंग्विनल कैनाल को यहाँ पे। तो इस इंग्विनल कैनाल से होते हुए, देखिए इस इंग्विनल कैनाल से होते हुए टेस्टिस पहुंचता है आपके उदर गुहा में, पहुंचता है धीरे धीरे सरक करके। एब्डोमेन में बना 7वें से 8वें महीने में, इंग्विनल कैनाल से होते हुए आपको पहुंचेगा कहां पे, स्क्रोटल सैक में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां पर पहुंचेगा आपका स्क्रोटल सैक में पहुंचेगा, ये इस जगह पे ऐसे ऐसे होते हुए इस जगह पे पहुंचेगा, स्क्रोटल सैक में पहुंचेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, देख लीजिए हमने आपको बताया कि एब्डोमेन में टेस्टिस बनता है जब 7वें से 8वें महीने में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उसी 7वें से 8वें महीने में प्रेगनेंसी के यह टेस्टिस आपका बनता है। अब यह टेस्टिस जब बच्चा जन्म लेता है तो इंग्विनल क्या होता है, इंग्विनल कैनाल के द्वारा यह टेस्टिस पहुंच जाता है किसमें, स्क्रोटल सैक में पहुंच जाता है। आपका स्क्रोटल सैक है, इंग्विनल कैनाल के द्वारा पहुंच जाता है। ठीक, कभी कभी कंडीशन ऐसा आ जाता है कि यह टेस्टिस जो है पहुंच नहीं पाता है आपका स्क्रोटल सैक में बच्चे के जन्म के बाद। तो डॉक्टर वहां पर भी कहते हैं कि मान लीजिए अभी नहीं पहुंच पाया कि कुछ देर वेट कर लिया जाए, कुछ दिन, महीने, 2 महीने, साल वेट कर लिया जाता है। तो महीने, 2 महीने, साल के बाद भी क्या है कि टेस्टिस एब्डोमेन से वो पहुंच जाता है, स्क्रोटल सैक में आ जाता है। ठीक है, तो अगर वह टेस्टिस यहां से यहां तक नहीं आ पाया, यहां से यहां तक नहीं आ पाया, तो कंडीशन क्या होती है, उसी कंडीशन को कहते हैं क्रिप्ट आर्किटिज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्ट आर्किटिज्म। उसी कंडीशन को कहते हैं क्रिप्ट आर्किटिज्म। क्रिप्ट आर्किटिज्म क्या है कि फेल्योर टू टेस्टिस रीच इन द स्क्रोटल सैक, फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू रीच इन स्क्रोटल सैक, यानी कि टेस्टिस का स्क्रोटल सैक में न पहुंच पाना क्या कहलाता है, क्रिप्ट आर्किटिज्म कहलाता है। टेस्टिस का स्क्रोटल सैक में न पहुंच पाना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रिप्ट आर्किटिज्म। तो कभी कभी कंडीशन क्या हो जाता है कि जब टेस्टिस नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्रिप्ट आर्किटिज्म। हो सकता है कि एक टेस्टिस पहुंच जाए, एक न पहुंच पाए। ठीक है, एक पहुंच जाए, एक न पहुंच पाए, तो क्या कहेंगे, मोनो आर्किटिज्म, मोनोक्रिप्ट आर्किटिज्म। मोनोक्रिप्ट एक मतलब, मोनो मतलब एक, तो मोनोक्रिप्ट आर्किटिज्म हो जाएगा। और दोनों न पहुंच पाए तो डाइक्रिप्ट आर्किटिज्म हो जाएगा। दो कंडीशन है ना, देख लीजिए। एक तो ये है कि मान लीजिए एक वाला टेस्टिस, ऐसा नहीं ना कि 2 टेस्टिस बनेंगे तो दोनों टेस्टिस, ऐसा नहीं कि दोनों टेस्टिस न पहुंचे। कंडीशन है कि हो सकता है कि एक टेस्टिस बना और वो पहुंच गया और एक नहीं पहुंच पाया, तो मोनोक्रिप्ट आर्किटिज्म हो जाएगा। अगर देख लीजिए कि दोनों टेस्टिस नहीं पहुंचा तो डाइक्रिप्ट आर्किटिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है आपका क्रिप्ट आर्किटिज्म। इसका नुकसान क्या होगा
तो इसका नुकसान ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए टेस्टिस है, इसी टेस्टिस में आपके पाए जाते हैं क्या स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा आपका निर्माण होगा स्पर्म का, और हार्मोन्स का निर्माण करने वाले इंटरस्टिशियल सेल या लेडीज सेल भी जो पाए जाते हैं। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल या लेडीज सेल है ये क्या है, और ये जो आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ये टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। बॉडी टेम्परेचर हमारी हाई होती है, बॉडी टेम्परेचर हाई होगी तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। चूंकि टेस्टिस बना है तो हार्मोन तो निकलेंगे, टेस्टिस अगर बना है तो हार्मोन्स का निर्माण होगा, और मेल हार्मोन का निर्माण होगा, उसमें इंटरस्टिशियल सेल पाए जाएंगे, इंटरस्टिशियल सेल से हार्मोन का निर्माण होगा, तो मेल कैरेक्टर डेवलप तो होंगे, मेल कैरेक्टर डेवलप होंगे, बॉडी तो मेल के तरह से होगी, लेकिन टेस्टिस में स्क्रोटल सैक में टेस्टिस नहीं होगी, और क्या होगा कि स्पर्म भी नहीं बनेगा, स्पर्म भी नहीं बनेगा। यानी पुरुष कैसे होते हैं, और पुरुष कैसे होते हैं, बाज होते हैं, समझ लीजिए। तो ये चीज हो गया आपका, इसका ये नुकसान है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है, तो टर्म क्या है, आर्किडेक्टोमी है, ठीक है। आर्किडिज्म नहीं, आर्किडेक्टोमी है, सॉरी गलती हो गया था, आर्किडिज्म हमने बोल दिया था, ये आर्किडेक्टोमी टर्म है। तो आर्किडेक्टोमी का मतलब होता है क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। आर्किडिज्म भी है, आगे है, उसको बताएंगे क्या है। तो आर्किडेक्टोमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस को सर्जिकल रिमूव क्यों किया जाता है, मनुष्य में भी टेस्टिस को सर्जिकल रिमूव किया जाता है। कब किया जाता है, जब टेस्टिस में बनने वाला जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, उस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रभाव से जब कभी कभार क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से उसमें होता है कभी कभार प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है। तो जब इस प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होगा तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ क्या होगा, इस टेस्टिस को भी निकाल दिया जाता है। क्योंकि जब इसमें कैंसर होगा तो देख रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है सेमिनल वेसिकल, और इसी से क्या आवाज डिफरेंस के द्वारा जुड़ा हुआ है आपका क्या, टेस्टिस जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा पार्ट ही काट के निकाल दिया जाता है, देख लीजिए इतना पार्ट आपका काट के, इतना वाला पार्ट आपका काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे सर्जिकल रिमूवल में आप टेस्टिस इसे क्या कहते हैं, आर्किडेक्टोनोमी, क्या कहते हैं, आर्किडेक्टोनोमी बोलते हैं, ठीक। तो आर्किडेक्टोनोमी देख लिया आप लोगों ने। कुछ हाँ एक चीज और, जो बैल होते होंगे, बैल और सांड, इसमें अंतर आप लोग जानते ही होंगे, बैल क्या होता है और सांड क्या होता है। सांड जो देखते हैं बहुत उग्र होते हैं, सब एकदम क्या है कि बहुत ज्यादा उग्र होते हैं, यानी कि जो ये स्टेरॉयड हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो पुरुष वाला हार्मोन है, इनमें बहुत तीव्र होता है। टेस्टिस होने के नाते इसमें बहुत ज्यादा हार्मोन होता है, हार्मोन ज्यादा होने के नाते इनमें क्या है, कामुकता, उत्सुकता यानी कि क्या है, और क्रोध यानी कि क्रोध भावना है, समझ सकते हैं, बहुत उग्र होते हैं सब। इसीलिए क्या होते हैं, सांड बहुत तेजी से दौड़ते हैं, बुल फाइटिंग वोटिंग होता है तो उसमें देखते हैं ना, सांड सब दौड़ते हैं, बैल को दौड़ाएंगे, बैल नहीं दौड़ेगा उतना, ठीक है। बैल क्यों नहीं दौड़ेगा, बैल में क्या होता है, सर्जिकल रिमूव कर दिया, टेस्टिस का क्रस्टेशन कर दिया जाता है, टेस्टिस को हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है, टेस्टिस को सांड के स्क्रोटल सैक से इसीलिए हटाया जाता है कि वो बैल क्या, उसकी कामुकता जो है, उसकी उत्सुकता जो है, उसका जो उग्रपन है, उग्र भावना जो है कम हो जाए, जिससे उससे काम लिया जा सके, ठीक है। नहीं तो क्या है, खेत में आप काम ले रहे हैं बैल से, वो उग्र हो गया तो पता चला आप ही को उसी में पटक देगा, ठीक। तो उग्रता को कम करने के लिए सर्जिकली सांड से टेस्टिस को रिमूव किया जाता है, रिमूव करके उसे बैल बना दिया जाता है। मनुष्य में टेस्टिस कब रिमूव होता है, प्रोस्टेट का कैंसर होने की स्थिति में मनुष्य सर्जिकल रिमूव किया जाता है टेस्टिस का, ठीक है, ठीक है। अब ये देख लिया आप लोगों ने। दूसरा एक कंडीशन होता है कि टेस्टिस जो है हमने कहा है कि मनुष्य में एक ही होता है, हो सकता है, सॉरी एक नहीं दो होता है, दो टेस्टिस होता है। हो सकता है कि कंडीशन ऐसा आ जाए कि एक ही टेस्टिस हो, स्क्रोटल साइड में क्या हो, एक ही टेस्टिस हो। जब एक ही टेस्टिस रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनो आर्किडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो आर्किडिज्म बोलते हैं। यानी कि स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक में क्या रहेगा, एक ही टेस्टिस रहेगा, ठीक है। तो मोनो आर्किडिज्म क्या है कि एक टेस्टिस रहेगा। अगर मान लीजिए एक टेस्टिस के अलावा दो टेस्टिस है, ठीक है,
दो टेस्टिस है, तो दो टेस्टिस रहेंगे तो क्या बोलेंगे, डाई आर्केडिज्म, यानी कि दो टेस्टिस जैसा कि मनुष्य में पाया जाता है, ठीक। और दो के अलावा और अधिक जब टेस्टिस हो गए तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीआर्किडिज्म कहते हैं, ठीक है। पॉलीआर्किडिज्म यानी टेस्टिस की संख्या स्क्रोटल साइड में क्या हो गया, बहुत अधिक, यानी कि दो से अधिक हो गया, दो या दो से अधिक हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीआर्किडिज्म। एक कंडीशन और आता है सिंग-आर्किडिज्म। क्या होता है, सिंग-आर्किडिज्म। सिंग-आर्किडिज्म क्या होता है, सिंग का मतलब होता है सिंग करना, चिपकना, यानी कि ये जो दो टेस्टिस अगर आपस में क्या हुआ, एक साथ चिपक गए हैं, एक साथ लग सट गए हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिंग-आर्किडिज्म। जब एक के स्क्रोटल साइड में जब बहुत अधिक टेस्टिस आ जाए तो उसे कहेंगे पॉलीआर्किडिज्म। जब स्क्रोटल साइड में सिर्फ एक ही टेस्टिस हो तो क्या कहेंगे, मोनोआर्किडिज्म। और दो टेस्टिस डाईआर्किडिज्म तो मनुष्य में है, ठीक है। एक टर्म और जान लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक। अब इसमें क्या है कि एक टर्म और जान लीजिए कि है क्या, इंग्विनल कैनाल जो है, आपको जो दिखाए थे अभी इंग्विनल कैनाल, उस इंग्विनल कैनाल का कैंसर होता है। इंग्विनल हार्निया बाद में अगर नहीं ठीक हुआ तो ये कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इंग्विनल हार्निया देखेंगे हम लोग, इंग्विनल हर्निया देखेंगे हम लोग। होता क्या है इंग्विनल हर्निया, आप देख लीजिए, ये आपका स्क्रोटम है, यहाँ पे ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस में ये आपका इपिडिडाइमिस है। सारी स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ चुका है। वास डिफरेंस है, इस वास डिफरेंस में क्या है आपका, सारी चीजें हैं बताए थे, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, और ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये इंगुइनल पार्ट है आपका, ठीक है। ये इंगुइनल पार्ट है, ठीक है, इंगुइनल कैनाल है, तो इसको लिख लीजिएगा आप, इंगुइनल कैनाल वास डिफरेंस इपिडिडाइमिस टेस्टिस। फिगर को मिटाते हैं, हमने एक ही तरफ बनाया है, दोनों तरफ नहीं बनाया है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, इसको और बढ़ा देते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, ये एब्डोमेन वाला पार्ट है आपका, यहाँ से ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो ये एब्डोमेन, और यहाँ पर ये जो देखिए इस क्या है, वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस जो निकल रहा है, तो एब्डोमेन वाला पार्ट जो है इस हमारे पार्ट से जो स्क्रोटल सैक जहां से लटक रहा है, स्क्रोटल सैक जहां से लटक रहा है, तो एब्डोमेन यहाँ से जुड़ा होगा, तो डायरेक्ट यहीं से नहीं हैंग किया होगा, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ज्वाइंट होगी, तो यहाँ एक कैनाल बनता है, एक कैनाल बनता है, तो वहीं से ये छिद्र बनाकर स्क्रोटल सैक ऐसे जुड़ करके यहाँ से लटकी हुई है, शरीर से उदर गुहा से लटका हुआ रहता है दोनों पैरों के बीच में,
तो जिस जगह से ये लटका हुआ है उसी कैनाल को ही हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल कहते हैं। इसी कैनाल को इंग्विनल कैनाल। इसी इंग्विनल कैनाल के द्वारा होते हुए ही उदर गुहा में बना टेस्टिस, अभी आपको हम समझा रहे थे, उदर गुहा में बना टेस्टिस ऐसे आपके स्क्रोटल सैक में पहुंचता है। ठीक है, तो यह क्या है, इंग्विनल कैनाल है। इंग्विनल कैनाल वास डिफरेंस इपिडिडाइमिस टेस्टिस। ठीक है, होता क्या है कि ये जो आपका वास डिफरेंस वाला भाग है, वास डिफरेंस ऐसे ही अगर रहता, ऐसे ही मान लीजिए ये खुला रहता, या कैनाल अगर खुला रहता तो बार बार क्या है, एब्डोमेन का, एब्डोमेन जो इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर दबाव पड़ता, तो दबाव पड़ने से यह ऊपर नीचे होता। इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं या सेल्स जो होते हैं, यह स्मूथ मसल्स होते हैं। कैसे मसल्स होते हैं, और एक ही तो स्मूथ मसल्स होते हैं। ये स्मूथ मसल क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होकर के एक कवर कर लेती हैं। कोशिकाएं विभाजित होकर के सब क्या होती हैं, कवर कर लेती हैं, यानी सील कर लेती हैं। कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सब आपस में विभाजित होकर के क्या होता है, इस पूरे कैनाल को सील कर देती है, और सिर्फ ये वास डिफरेंस आने भर का रास्ता बचता है, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से वास डिफरेंस भर आने का रास्ता है आपका बचता है। बाकी सारी चीजों को क्या होता है, ये सील कर देती है, ये सील कर देती है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आपके क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, सील कर देते हैं पूरे कैनाल को। देखिए दो चीजें, अब किन्हीं कारणवश यह जो, अगर यह कनेक्टिव टिश्यू आपका सील नहीं हो पाया, यह सील नहीं हो पाया पूरे रूपेण, कहीं छोटा सा जगह खाली रह गया, तो वहीं से इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, द्रव का भरना शुरू हो जाएगा। और यही जब द्रव भरना शुरू हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, इंग्विनल हर्निया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इंग्विनल हर्निया कहते हैं। देख दूसरा कंडीशन और भी बनता है, मान लीजिए कि बनी गया, कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी गया, और बनने के बाद जो ऊपर वाला जो हमारे एब्डोमेन वाला पार्ट है, अगर हम हैवी वेट उठा रहे हैं, जब हैवी वेट हम उठाएंगे तो झुकेंगे ना, जब झुकेंगे तो ये दबाव पड़ेगा इस पे, तो दबाव एब्डोमेन का जब इस पे पड़ेगा इंग्विनल कैनाल पे, ठीक है, तो इंग्विनल कैनाल पे जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, दबाव पड़ने पर चोट लगेगी, चोट लगेगी तो भी इसके फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं टिश्यू, और क्षतिग्रस्त होंगे तो भी इंग्विनल हर्निया होने की संभावना होती है। इसीलिए ज्यादा वेट उठाने वाले या वेट लिफ्टिंग करने वाले लोग क्या होते हैं, काफी टाइट एकदम कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर नीचे काफी टाइट कपड़े पहनते हैं लोग। ठीक है, ये कुश्ती उश्ती लड़ने वाले लोग जो निगोटा बांधते हैं वो इसीलिए बांधते हैं। ठीक, ये टर्म है, आप लोग समझते रहिएगा, खुद देखते होंगे, अपने आसपास देखे होंगे आप लोग। अब ये चीज आप लोगों ने, इंग्विनल हर्निया क्या है, इंग्विनल हर्निया आप लोगों ने देख लिया। दूसरी चीज आपको ये चीज बता दिया जाए कि जो टेस्टिस होता है यह उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। क्यों उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, क्योंकि इसके लिए कारण क्या है, स्पर्म को बनने के लिए, स्पर्म के स्टोरेशन के लिए, ठीक है, स्पर्म के स्टोरेशन के लिए और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है कि टेम्परेचर जो है टेस्टिस का वह 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए, स्पर्म को बनने के लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर की तुलना में। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, इसलिए यह शरीर से नीचे की तरफ क्या होता है, लटका हुआ रहता है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर होता क्या है, जो टेस्टिस का, टेस्टिस वाला, टेस्टिस के नीचे वाला जो भाग है आपका, ठीक है, ये जो आपका टेस्टिस के नीचे वाला जो भाग है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, तो इस वास डिफरेंस में अगर सपोज कीजिए, इसी में हम फिगर में हम आपको समझा दे रहे हैं कि ये क्या है, अगर वास डिफरेंस में आपको बताए थे कि ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, वास डिफरेंस है, सभी मिले हुए हैं, सभी मिलकर के क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिक कार्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिक कार्ड बनाएंगे। ठीक है, स्पर्मेटिक कार्ड बनाएंगे। अब स्पर्मेटिक कार्ड जो होता है इसमें पाया जाता है क्या, वास डिफरेंस भी है, ब्लड वेसल्स भी है, लिम्फ वेसल्स भी है, सब इसमें क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है वह मसल्स जो होता है, उस मसल्स को कहते हैं
क्रीमास्टर मसल्स, क्रीमास्टर, इसमें क्रीमास्टर मसल्स होता है। ठीक, जो स्पर्मेटिक कार्ड है, तो स्पर्मेटिक कार्ड जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है लास्ट एब्डामेन से, जो जुड़ा हुआ है यहाँ एब्डामेन पे, तो इस जगह पर ये पूरे स्पर्मेटिक कार्ड में और यहाँ एब्डामेन से जहाँ से जुड़ा है यहाँ पर यहाँ तक, ये कौन से मसल्स पाए जाते हैं? क्रीमास्टर मसल्स पाए जाते हैं। कौन से मसल? क्रीमास्टर मसल पाए जाते हैं। और जो ये स्क्रोटल सैक वाला जो भाग है, ये जो स्क्रोटल सैक वाला भाग है, ये स्क्रोटल सैक वाला जो भाग है, स्क्रोटल सैक में पाए जाते हैं डार्टास मसल। क्या पाए जाते हैं? डार्टास मसल। इसमें डार्टास मसल होते हैं और ऊपर क्या होता है? क्रीमास्टर मसल्स होते हैं। ठीक है, ये जो डार्टास और क्रीमास्टर जो दोनों मसल्स होते हैं वह क्या होते हैं? इनवॉलेंटरी, अनैच्छिक होते हैं, इनवॉलेंटरी इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? इनवॉलेंटरी और स्मूथ होते हैं। कैसे हैं दोनों? क्रीमास्टर और डार्टास, ये दोनों मसल किस प्रकार के हैं? दोनों कैसे हैं? इनवॉलेंटरी हैं। इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मतलब अरैखिक, अनैच्छिक, इनवॉलेंटरी एंड स्मूथ मसल्स हैं। कैसे हैं? इनवॉलेंटरी एंड स्मूथ मसल्स, यानी कि अनैच्छिक, अब किसी की इच्छा के अनुसार ऊपर नीचे नहीं होंगे ये। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने ही डील करेंगे कि कब हमको ऊपर होना है, कब हमको नीचे होना है। स्मूथ मसल्स है। ठीक, और दोनों क्या है? दोनों क्या है? सेंसिटिव है। दोनों सेंसिटिव है किसके? टू टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या है? सेंसिटिव है। ठंड के मौसम में जब तापमान बाहर का कम होता है, ठंड के मौसम में जैसे ही बाहर का तापमान कम होगा तो डार्टास मसल जो है, ये जो आपका ये स्क्रोटल सैक वाला जो पार्ट है, देख लीजिए स्क्रोटल सैक में डार्टास मसल पा रहा, डार्टास मसल टाइट हो जाएगा। डार्टास मसल क्या होगा? टाइट होगा, और टाइट होकर के क्या हो जाएगा? ये श्रिंक करेगा, टाइट होकर के श्रिंक करेगा। क्रीमास्टर मसल जो है ये क्या होगा? ये इसमें क्या होगा? ये भी श्रिंक करेगा, तो ये श्रिंक करेगा इस तरह से, ये श्रिंक करेगा तो इस तरह से। तो दोनों क्रीमास्टर एंड डार्टास मसल आपस में श्रिंक करके टेम्परेचर जब कम हुआ तो बैलेंस, उसी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, भाई टेम्परेचर बहुत कम हो गया ना, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए था बॉडी की तुलना में। अब बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जाने लगा, तो क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? ऊपर टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ये जो ठंड के मौसम में देखिएगा कि आपका जो स्क्रोटल सैक होता है वो एकदम सट जाता है, छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है और सट जाता है। और ठंड गर्मी के मौसम में क्या होता है? टेम्परेचर बाहर का हाई होता है, तो उसमें क्या होता है? ये डार्टास मसल क्या होते हैं? फैल जाते हैं। डार्टास मसल, स्क्रोटल सैक का जो मसल्स है ऐसे फैल जाएगा, और क्रीमास्टर जो मसल्स है, ये वाली जो मसल्स है, ये क्या फैलेगा तो ये चौड़ा होगा, और क्रीमास्टर मसल जो है ये लटकेगा तो नीचे की तरफ लटक जाएगा। तो गर्मियों के मौसम में तो जो स्क्रोटल सैक है वो फैल भी जाता है और नीचे की तरफ लटक जाता है ज्यादा। ठीक है, ये दोनों किसके कारण होता है? क्रीमास्टर मसल और डार्टास मसल के कारण होता है। ठीक है, ये टर्म आप लोगों ने समझ लिया। ठीक, अब देखिए ये चीज देख लिया आप लोगों ने। ठीक, अब हमने पढ़ा क्या क्या? हमने पढ़ा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अध्ययन किया हम लोगों ने टेस्टिस का।